हाय गाइस, आई एम बैक। तो आज मैं बात करूंगी पोस्ट नेटल केयर के बारे में। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है घर की औरतों का, या फिर क्योंकि औरतों ने ही आज तक बच्चे किए हैं, तो मैं आदमियों को इस सर्कल के अंदर इंक्लूड नहीं कर रही, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, वो उनको उतना आइडिया कभी नहीं होगा जितना एक औरत को होता होगा। तो जब किसी का बच्चा होता है घर के अंदर, तो जो घर की औरतें होती हैं या फिर कोई भी घर के अंदर या फिर फैमिली में या फिर रिलेटिव्स में, तो उन लोगों का क्या रोल है पोस्टपार्टम फेज में, पोस्ट नेटल केयर के दौरान। तो आज मैं उससे रिलेटेड बात करूंगी। और इसके अलावा मैं ये भी बात करूंगी कि जो एक न्यू मॉम होती है, उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो क्या क्या चाहती है, और हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे उसकी केयर अच्छी हो और अच्छी हो सके। तो तो मैंने एक बहुत लंबा सा एक नोट लिखा था खुद ही को, जिसके अंदर मैंने सब कुछ जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी या जो जो मुझे महसूस हुई, या फिर जैसे कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी जिन्होंने मुझे कुछ इंसिडेंट्स बताए जो उनके साथ हुए, जो कि नहीं होने चाहिए थे, या फिर कौन सी बातें ऐसी हैं जो औरतों को सुनना पसंद नहीं है आफ्टर डिलीवरी। तो ये उस चीज़ के बारे में है। आफ्टर डिलीवरी एक औरत इतनी थकी हुई होती है, इतनी कमज़ोर होती है, इतनी वीक होती है, फिजिकली भी, इमोशनली उसे इतना सपोर्ट चाहिए होता है, मेंटली इतना सपोर्ट चाहिए होता है, मेंटली इतना स्ट्रांग रहना पड़ता है कि उस वक्त इस उसकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो सबको एंटरटेन कर पाए जो घर पे मेहमान आ रहे हैं मिलने के लिए, या फिर जो भी। तो उस दौरान हमको कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको इतना टाइम मिले कि वो बस बच्चे को दूध पिला सके, वो रेस्ट कर सके, दैट्स इट। अननेसेसरी का बार बार मिलने जाओ करो, डिपेंड करता है। जैसे मेरे केस में मैं पूरे टाइम रेस्ट करती थी, अगर कोई भी मुझसे मिलने आता था तो मैं लेटी रहती थी। मैं किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मल बिहेवियर नहीं करती थी कि आप मुझसे मिलना तो मैं बैठी हुई हूँ, मैं आपको आप ये लीजिए ना वो लीजिए, इतना मुझसे नहीं होता था। तो मैं तो लेटी रहती थी और मैं मस्त अपना लेटे लेटे बातें करती थी, और अननेसेसरी का कोई एग्जर्शन नहीं, अननेसेसरी का कोई फालतू वो नहीं। और ज़बरदस्ती ना मदर इंडिया बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अपन को। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वैसे भी चलो पहले के ज़माने में तो इतनी हेल्प नहीं होती थी औरतों के लिए, तो वो ठीक है, जैसे तैसे उनको अपना काम करना पड़ता था। लेकिन आजकल भी, आजकल स्टिल पहले से बेटर हालत है, पहले से ज़्यादा हेल्प है। तो अननेसेसरी मदर इंडिया बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और कि भाई मैं तो अकेले ही कर लूँगी सब कुछ, और नहीं हो सकता। देखो, ये बच्चा पालना कभी भी एक अकेले का काम नहीं था। इट टेक्स अ विलेज का मतलब ये है कि ये शुरू से बहुत सारे लोगों के साथ मिलके ही एक बच्चे को पाला जा सकता है। ये एक अकेले इंसान का काम नहीं है, तो आपको अननेसेसरी खुद को बर्डन नहीं देना चाहिए मेंटली। तो मैं तो वैसे ही बर्डन नहीं लेती किसी चीज़ का। तो मैं तो अपना मस्त, अगर कोई मदद चाहिए होती थी तो मांग लेती थी, कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो बोल देती थी, या फिर ठीक है ऐसा। इन सब में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कहना चाहती हूँ दिल से, वो ये है कि एक औरत हमेशा ये एक्सपेक्ट करती है कि जो उसका पति होगा वो उसकी मदद करेगा बच्चा होने के बाद में। वो बच्चे को इक्वली वो भी संभालेगा, और डायपर चेंज करना, दूध पिलाने के लिए अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तब तो आदमी का कोई लेना देना नहीं है इन सब से। और अगर कोई बॉटल का दूध है या फिर पानी पिलाना या कुछ भी, मतलब खाने पीने में मदद करना, चलो बच्चे का नहीं तो तुम अपनी पत्नी का कर दो, ठीक है। और सुलाने में हेल्प करना, बच्चे को सुलाने की कोशिश करना, और बच्चा अगर रो रहा है तो उसको काम डाउन करना,
उसके साथ खेलना, बहुत सारे काम है एक बच्चे के, बहुत सारे काम है। तो एक औरत हमेशा ये पूरी प्रेगनेंसी भी बेचारी ये सोच के डरती रहती है कि पता नहीं पति कितना सपोर्ट करेगा, कल को नहीं करेगा तो मुझे अकेले को तो करना ही पड़ेगा। और ये चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं कि जब जैसे अगर मैं मेंटली प्रिपेयर हुई बच्चा करने के लिए, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये था कि मैं तभी ही बच्चा करूँगी जब मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँ, इतनी मैच्योर हो जाऊँ कि अगर कोई भी मेरी मदद ना करे तो मैं अकेले अपने बच्चे को संभाल सकूँ। अगर ये थॉट मेरे दिमाग में आ जाएगा किसी दिन और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो मैं बच्चा करूँगी। ऐसा मैं पहले हमेशा से सोचा करती थी, बिफोर मैरिज भी। तो जब एक्चुअली मेरा बच्चा हुआ, तो लेकिन आप कितना भी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो, कितना भी आप सोचो कि मैं अकेले सब संभाल लूँगी, कहीं न कहीं आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड भी आपका सपोर्ट करे, वो भी ध्यान दे चीज़ों का, आपके बोले बिना उसको चीज़ें समझ में आएँ, क्योंकि आप खुद भी एक रेस्टिंग पीरियड में हो, आप कोई भगदड़ नहीं कर सकते, इधर-उधर भाग-भूग नहीं सकते बच्चे के पीछे। तो सपोर्ट चाहिए, हस्बैंड का भी सपोर्ट चाहिए। तो इस पोस्टनेटल केयर फ़ेज़ में आदमियों का, पतियों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और आई थिंक कोई और मदद ना करे, करे ना करे, अगर आपका पति आपकी मदद कर दे, तो आई थिंक आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर है इसके पीछे। साइकोलॉजिकल तो क्या है यार, जिसके साथ बच्चा किया है वही तो मदद करेगा, और तो कौन करेगा। तो सिंपल सी बात है। तो मैं हस्बैंड्स के रोल को भी एक पॉइंट, हैशटैग हस्बैंड का रोल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरे दिमाग में। तो जब मेरा बच्चा हुआ तो मेरे हस्बैंड ने सडनली मेरी इतनी हेल्प करनी शुरू कर दी, जो कि पहले कभी नहीं करी थी। मतलब इतना सपोर्टिव और इतना हेल्पिंग नेचर सडनली। और बच्चा होने के बाद में, नहीं नहीं ठीक है मैं डायपर चेंज कर देता हूँ, या फिर इसको मैं सुलाने की कोशिश करता हूँ, या रो रहा है तो चलो मैं चुप करा देता हूँ। क्योंकि मेरे बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं थी ना, मैं उसको ले लेके और रॉक कर रही हूँ बच्चे को, और डायपर के लिए भाग रही हूँ, वाइप्स के लिए ढूंढ रही हूँ, ये सब वो सब। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है अगर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था तब कि थैंक गॉड मैंने सही इंसान के साथ बच्चा किया है, और ये तो सब कुछ मतलब बच्चे का ध्यान रख ही लेंगे। और तो आई थिंक उसका मेरे ऊपर साइकोलॉजिकली भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। हालांकि एक डेढ़ महीने बाद में जब मेरी तबीयत ठीक होने लग गई, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि अरे ये तो अकेले कर ही सकती है, और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। लेकिन वो उस दौरान मेरी मदद करी थी, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो अभी, तो आप अपने पति को अभी से दिमाग में डालना शुरू कर दो कि मैं, तुम मेरी मदद करना, तुम मेरी मदद करना, पीछे पड़ जाओ। तो पति का रोल है, वो बात अपनी जगह, लेकिन घर की जो फीमेल फिगर्स हैं, मदर फिगर्स हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि उनको सब पता है, उन्होंने बच्चे किए हुए हैं, उनको छोटी से छोटी बात का सारा आइडिया है कि बच्चे से रिलेटेड क्या क्या करना है। और बहुत सारे छोटे मोटे नुस्खे होते हैं इनके, और कई सारी मिथ्स होती हैं इनकी, और कई सारी रिचुअल्स होते हैं पुराने। औरत जो नई मदर है उसके साथ क्या क्या करना है, उसकी किस किस चीज़ों में उसका ध्यान रखना है, और उसको खाने में क्या क्या देना है, पीने में क्या क्या देना है। तो घर की औरतों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपको वो हेल्प नहीं मिल रही किसी कारण से, तो वो एक बात अलग है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल है घर की औरतों का। लेकिन एक जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि अननेसेसरी के कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए, और अननेसेसरी की एडवाइजेस नहीं देनी चाहिए।
अगर ज़रूरी हो तो ठीक है दे दो, एक आध बार दे दो चलता है, लेकिन रोज़ रोज़ परेशान मत करो उसको, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी बेचारी इतनी परेशान है, थकी हुई है, बच्चा संभाल रही है, इतना नया है उसके लिए सब कुछ, उसकी ज़िंदगी ऊपर से नीचे पलट गई, पूरा यूँ 360 डिग्री घूम गई। तो इस समय पे ज़बरदस्ती के कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए बिना बात के, और डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए। अगर कोई न्यू मदर है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहती है, लेकिन किसी कारण से उसके ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, डॉक्टर से बात कर लो, उसको उस तरीके से घर के छोटे मोटे नुस्खे अपना लो, कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी उसको परेशान मत कर दो कहीं मेंटली। फॉर्मूला मिल्क है वो दे दो, वो किसी ना किसी कारण से ही बनाया हुआ है, वो दे दो। और कितने बच्चे फॉर्मूला मिल्क पे ही बड़े होते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे ऐसा होता है घर में कि हम उस नई जो माँ बनी है एक औरत, उसको हम इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं अपनी पुरानी नुस्खों से और पुरानी पुरानी बातों से कि हमारे ज़माने हमने तो बहुत बढ़िया काम कर लिया था, और हम तो ऐसे कर लेते थे, और दूध पिलाना कोई बहुत मुश्किल का काम थोड़ी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। और इवन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी, और इवन सी सेक्शन के लिए भी टॉन्ट मार ही देते हैं आजकल कोई ना कोई, तो कि हमारे ज़माने में तो नॉर्मल डिलीवरियाँ हो जाती थी, तुम्हारे तो पता नहीं क्या दिक्कत है, तुम्हारे तो नॉर्मल डिलीवरी, तुमसे तो दर्द ही नहीं सहन हो रहा है। प्लीज़ आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, आप बच्चे का ध्यान रखो, जो बच्चा हमने कर दिया उसका ध्यान रखो, ठीक है, हमें सोने दो, ऐसा आप उनको बोल दो। चीज़ लगती है वो ये कि जो मेरे साथ भी होता था, कि जैसे अगर मेरा बच्चा बहुत रोता था, कुछ बच्चे नहीं रोते, कुछ बच्चे रोते हैं, लेकिन जो मेरा बच्चा है वो बहुत रोता था, मतलब ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा रोता था। 3 महीने तक तो वो, उसका अगर एक बार रोना स्टार्ट हो जाता था तो मैं डर जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार अब कब तो चुप होएगा ये, कितने तो घंटे लगेंगे इसको चुप होने में। तो जब वो रोता था शुरू शुरू में, तो पता नहीं इसका पेट भरा कि नहीं भरा, या फिर अगर कोई भी और आ जाता था घर पे तो वो बोलता था बच्चा बेचारा भूखा है लगता है, इसने या तो दूध ही नहीं आ रहा होएगा ना, हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। तो शुरू शुरू में मेरे को बहुत मेंटली इफेक्ट करता था कि यार शायद मेरी ही गलती है, आई थिंक मेरी वजह से बच्चा भूखा रह गया। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चे के गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि जनरली बच्चों के होती है, और ऋषि के भी थी। तो गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी दवाइयाँ आती हैं, डाइपर की प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे के कोई रैश हो गया हो बम पर, या फिर हो सकता है उसे नींद आ रही हो, या फिर हो सकता है उसको कुछ और चाहिए हो। बच्चे बिना बात भी रोते हैं, बच्चे अटेंशन के लिए भी रोते हैं। तो बच्चा रो रहा है इसका ये मतलब नहीं कि कोई जो माँ है वो गलत है, या वो बुरी माँ है इसलिए बच्चा रो रहा है, ऐसा नहीं होता। बच्चे रोते हैं, तो हर चीज़ की प्रॉब्लम औरत के ऊपर डालना बंद कर दो। और ये वीडियो थोड़ा सा क्रिबिंग टाइप का ऐसा लग रहा है कि मैं क्रिब कर रही हूँ, लेकिन अ, उस उस फेज में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी हिट करती हैं। एक तो आप ऑलरेडी इतना इमोशनल और इतना उस स्टेट में होता हो ना कि आपको हर छोटी छोटी बात हिट करती है। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखो उसके आसपास, और पॉजिटिव एनर्जीज अच्छी रखो, नेगेटिविटी मत करो। एक तो वो बेचारी ऑलरेडी इतने हार्मोनल फेज, उसके इतने हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसने एक पूरा का पूरा इंसान पैदा करके दिया है आपको, वो इतना तो डिजर्व करती है कि उसे सोने दिया जाए। उसे प्लीज़ सोने दो, बच्चा संभाल लो थोड़ी देर के लिए। और पता नहीं यार, मतलब अननेसेसरी का नेगेटिव एनवायरनमेंट बदलना, दैट्स ऑल, यही कहना चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं कहना चाहती। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं रिकॉर्ड इसके जस्ट बात करने वाली हूँ, वो है प्रेगनेंसी के दौरान पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रेगनेंसी के बाद में पॉजिटिव एटीट्यूड,
प्लानिंग के दौरान पॉजिटिव एटीट्यूड, प्लानिंग से पहले पॉजिटिव एटीट्यूड, लाइफ का ओवरऑल पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया था, इस बारे में मैं बात करूँगी। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इमोशनल और बहुत ही डिफरेंट यूनिक काइंड ऑफ वीडियो होने वाला है ये। तो ओके गाइस, बाय बाय। ये वीडियो पॉज करके नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ मैं। बाय।